नमस्कार दोस्तों। हमारे पुराने चैनल 4 पीएम को तो एक साजिश के तहत बंद कर दिया गया, लेकिन एक बार फिर हम 4 पीएम को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसे जिंदा रखने के लिए आप लोगों के बहुमूल्य सहयोग की आवश्यकता है। बहुमूल्य सहयोग इसलिए क्योंकि यह चैनल आप लोगों का सवाल उठाता रहा है और आज भी हम आप लोगों का ही सवाल उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की, उत्तर प्रदेश के तकरीबन 12.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो 2004 के बाद बहाल हुए हैं, उन सब की, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जिनका पेंशन बंद कर दिया था, पोस्ट रिटायरमेंट सुविधाएं खत्म कर दी थी, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर न्यू पेंशन स्कीम लाई थी, अब जाकर उसके महत्व को समझते हुए और सरकारी कर्मचारियों की दुर्दशा से, उनकी होने वाली दुर्दशा से अवगत होते हुए उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, उसने ऐलान किया कि यदि वो सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश में पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। और याद रखिए, पेंशन बहाली की घोषणा जिस दिन अखिलेश यादव ने की थी, उसके पहले आप 4 पीएम चैनल को, चूंकि अब तो सारे वीडियो ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन यदि रिट्रीव हो पाए तो आप पुनः आपको देखने को मिलेगा कि उसके पहले 4 पीएम ही वो चैनल था जो लगातार आपके पेंशन की बात कर रहा था और आगे भी करता रहेगा। और आज भी इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मिली है, वो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। और जनहित की पत्रकारिता है, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि कम से कम हमारे इस नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आपके मुद्दों से संबंधित वीडियोज और ताजा खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो अब मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की बात अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में कर दी। उन्होंने कहा कि सपा सरकार लागू करेगी, लेकिन जो हमारे पास जानकारी मिल रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अब इस बात पर मंथन शुरू हो गया है कि यदि 10 मार्च की मतगणना में अपने अनुकूल नतीजे आते हैं, यानी सत्ता मिलती है, तो इसकी घोषणा किस दिन की जाए, सरकारी कर्मचारियों को इसकी खुशखबरी कब दी जाए, इसको लेकर के भी मंथन शुरू हो गया है। और मंथन के लिए जो तारीखें सामने आई है, वो तारीख 2 तारीखें आ रही है। एक होली का दिन जो 19 मार्च है और एक 10 अप्रैल रामनवमी का दिन। तो 19 मार्च को होली के दिन हो या 10 अप्रैल रामनवमी के दिन हो, ये कहा जा रहा है कि नई पेंशन व्यवस्था, पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी और इस न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को एबॉलिश कर पुरानी पेंशन व्यवस्था की वापसी पर जो कैबिनेट की मुहर लगेगी, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 2 दिनों में से, यानी होली के दिन या रामनवमी के दिन, 19 मार्च को या फिर 10 अप्रैल को इस पर मुहर लग सकती है। और इस पर मुहर लगाने के लिए तारीखों का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि सपा के लोगों का कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग है जिसे कि वो पूरा करना चाहते हैं। वो अपने ऊपर ये तोहमत नहीं लेना चाहते कि घोषणा पत्र में तो घोषणा कर दी लेकिन दिया नहीं, जैसे बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसी घोषणाएं करते हैं। इसलिए अखिलेश यादव इस बार, जैसा उनके करीबी लोग बता रहे हैं, मुझे ये मालूम नहीं है, मेरी कोई सीधी बात नहीं हुई अखिलेश यादव से, लेकिन जैसा उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव डिलीवर करने के लिए कम से कम अपने घोषणा पत्र की शुरुआत इस पेंशन स्कीम से करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। और इसके लिए यही 2 तारीखें मुकर्रर की जा रही हैं, यानी 19 मार्च होली का दिन या 10 अप्रैल रामनवमी का दिन, कि इसी दिन कर्मचारियों को ये खुशखबरी दी जाए। और इसके पीछे लॉजिक है, कारण है उन लोगों का। मैंने पड़ताल की और लोगों से पूछा कि ये 2 तारीखें ही क्यों। 10 मार्च को मतगणना है, यदि मतगणना में जनता जनादेश उनके पक्ष में दे देती है, उसके बाद सत्ता में आने में 4-5 दिन लग जाएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाना या जो करना, जो भी परिस्थितियां हो। पहली बात तो ये कि सत्ता मिले, सत्ता जनादेश जनता किसको देती है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन सपा के लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके और इस प्रकार की बातें जो चल रही है कि वो अब तारीखें भी मुकर्रर करने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके कॉन्फिडेंस के पीछे पहले 2 चरणों से जो इनको वाइब्स मिले हैं उसका भी कहीं ना कहीं योगदान होगा। लेकिन खैर देखिए होता क्या है। लेकिन तारीखों के पीछे का जो लॉजिक है वो ही दरअसल ये है कि होली का दिन हिंदू परंपरा में एक शुभ माना जाता है। तो एक सरकार की, अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि यदि सत्ता में आते हैं तो उस दिन इस कर्मचारियों को खुशखबरी दे दी जाए। दूसरा ये है कि होली को अगर ना हो पाए, कहीं प्रक्रिया अगर डिले होती है, तो इस मामले को रामनवमी को के दिन दिया जाए। रामनवमी भी होली से केवल 21-22 दिन बाद ही है, यानी 10 अप्रैल को ही है।
तो रामनवमी के दिन के पीछे जो उसके चयन के पीछे जो लॉजिक है और जो तर्क दिए जा रहे हैं सपा के कॉरिडोर में, वो दरअसल ये है कि राम जन्मभूमि, राम मंदिर के आंदोलन के सहारे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी और राम भक्त खुद को बताते हैं उत्तर प्रदेश में मंदिर के सहारे ही पूरी की पूरी सियासत उत्तर प्रदेश के चुनाव को मथा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राम को, चूंकि कण कण में व्यापे राम वाला कॉन्सेप्ट इस देश में चलता है कि राम हर हर चीज में विद्यमान है, हर वस्तु में राम विद्यमान है। तो राम जब हर वस्तु में विद्यमान है तो उसको लेकर के, चूंकि सरकारी कर्मचारी में भी राम विद्यमान है, आम आदमी में भी राम विद्यमान है, तो क्यों ना राम भक्ति को और राम की सियासत को अपने स्तर से परिभाषित किया जाए। तो ये एक दूसरा लॉजिक है जो होली वाले लॉजिक का काउंटर लॉजिक है कि नहीं, 19 मार्च को नहीं बल्कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन सरकार, कैबिनेट, जो अखिलेश की सरकार यदि बनती है तो वो अपनी कैबिनेट में इस अधिसूचना को जारी करे, उस पर मुहर लगाए पेंशन बहाली की अधिसूचना पर। तो रामनवमी के लॉजिक के पीछे यही है कि भाई रामनवमी को ये हम लोग प्रतीकात्मक तौर पर यूज नहीं करते हैं। सपा वाले लोगों का ये मानना है कि चूंकि वो लोग रामनवमी, राम को सिर्फ प्रतीक के तौर पर नहीं बल्कि रामनवमी का इस्तेमाल वो जनता के एक बड़े हिस्से को एक बड़ी राहत के तौर पर देने के लिए करते हैं, ताकि उनकी रामनवमी, उनकी राम भक्ति भारतीय जनता पार्टी के राम भक्ति से अलग जाकर सोचने पर मजबूर करे। तो ये एक दो लॉजिक है। इस दो लॉजिक के सहारे उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को, इन 2 तारीखों के सहारे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर के बातें की जा रही है। लेकिन फिर अंत में सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि आखिर सत्ता में आएंगे तभी तो ये तो अब सपा वाले जाने, ये उत्तर प्रदेश के वोटर्स जाने कि सत्ता में किसको ला रहे हैं। लेकिन घोषणा पत्र को लेकर के अगर कोई राजनीतिक दल ने अभी से अपने अमल करने को लेकर एक सिस्टमेटिक अगर ऐसा कुछ बनाना शुरू कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से अगले 5 वर्षों में कौन कौन से काम कब करने हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा कॉन्फिडेंस अगर है किसी प्रकार का, उत्तर प्रदेश के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए यदि कोई कॉन्फिडेंस उनको है, तभी जाकर ऐसी बातें सपा के कॉरिडोर में चल रही है। रही बात दूसरे राजनीतिक दलों की, तो चाहे भाजपा हो या बसपा हो, यहां तक कि कांग्रेस के लोगों से भी आप बात करें तो वो भी सरकार बनाने के दावे करते फिरेंगे। तो सबके अपने अपने दावे हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों के भी अपने दावे हैं, और इसी दावे की पुष्टि के लिए अब चूंकि 4 PM और या फिर हमारा चैनल तो मौजूदा दौर में यूपी अभी तक इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए हमें इंतजार करना होगा 10 मार्च तक, क्योंकि पहली चीज ये कि 9 मन तेल होगी तभी राधा नाचेगी वाली कहावत जो है, तभी जाकर के सार्थक होगी। यानी जब सत्ता मिलेगा, सत्ता किसी राजनीतिक दल को मिलेगी, तभी वो अपने एजेंडे को फुलफिल कर पाएगा। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को यदि उत्तर प्रदेश में साइकिल वापस आती है तो सरकारी कर्मचारियों को 19 मार्च और 10 अप्रैल की तिथि पर खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दिन उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। जैसा सपा के सूत्र बता रहे हैं तो उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। अब देखना है कि किस प्रकार से, किस मॉडल के तहत, किस मॉडलिटी के तहत इस पेंशन बहाली की घोषणा होती है, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी होती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पेंशन स्कीम ने मौजूदा सत्ता को हिला करके तो रख ही दिया, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहले 2 चरण से की वोटिंग, चाहे तीसरे चरण की जो वोटिंग हो रही है, इससे भी जो संकेत मिल रहे हैं, उससे जो स्थानीय स्तर के संवाददाता है वो साफ साफ बता रहे हैं, जो लोकल पत्रकार हैं, जो नजर रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो साफ साफ बता रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों के घरों से निकलने वाले लोग कभी जनरली लाइन लगाकर वोट करते नहीं दिखते थे। आज दिख रहा है कि सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इलेक्शन ड्यूटी में चला जाता है, वो लोग अपनी इलेक्शन ड्यूटी में तो 2 दिन पहले से निकल जाते हैं, लेकिन उनके घर में यदि जो 4, 5, 7 वोटर है, वो वोटर सबसे पहले सब काम छोड़ करके वोट डालने की तरफ प्रवृत्त होते हुए दिख रहे हैं। ये लंबे समय से देखा जाता रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के जो वोट होते हैं, उनके घर वालों के वोट होते हैं, वो वोट के प्रति, इलेक्शन के प्रति उदासीन होते हैं, वो वोट डालने ही जनरली निकलते नहीं है। लेकिन इस बार जो हालात है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से सरकारी कर्मचारी उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपने अनुकूल बना पाते हैं या नहीं बना पाते, या उत्तर प्रदेश की जनता सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पाने की जो इच्छा है, जो 2003 के कैबिनेट नोट के बाद खत्म कर दी गई थी,
अधिक बंगाल और केरल को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में खत्म कर दिया था। वो पेंशन व्यवस्था कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल पाती है या नहीं, ये 10 मार्च को इसकी आधी हकीकत पता चलेगी। और आधी हकीकत के लिए उस कैबिनेट नोट का, उस अधिसूचना का इंतजार करना होगा। तो देखते हैं कि कर्मचारी कहां तक कामयाब होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। और अंत में चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील कि आप हमारे चैनल को, इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वही प्यार हमें दें जो 4 PM को आप दिया करते थे। जो पुराना चैनल हमारा था, जो एक साजिश के तहत जिसे बंद किया गया है, उसके लिए उसी तरह हमारे साथ अपना स्नेह बनाए रखें। और हम आपके साथ नए नए वीडियो, नए नए न्यूज और नए नए जो भी देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हलचल चल रही है उसे लेकर हाजिर होते रहेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन लेने के लिए 4 PM आपको नहीं कहेगा। 4 PM 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में ही आपको एडमिशन लेने के लिए कहेगा। 4 PM कभी भी इस देश के मौजूदा गृह मंत्री की तरह 12वीं के बाद एडमिशन लेने के लिए आपको, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए कभी नहीं कहेगा। ये हमारा वादा रहा और ऐसे मुद्दे हम हमेशा उठाते रहेंगे, चाहे इससे जिसको नाराज होना हो होता रहे। लेकिन पुराना 4 PM परिवार अपने इस पत्रकारिता के सिद्धांत पर कायम रहेगा कि जो चीजें चल रही है वो आप तक पहुंचाता रहेगा और दिखाता रहेगा। जो सूत्रों से जानकारी मिलती रहेगी उसे आप तक पहुंचाता रहेगा और आपको रूबरू करवाता रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।